Hello बच्चों, welcome to class at Easy Chemistry. Today we will be dealing with the topic called coordination compounds. अब coordination compounds को समझने के लिए हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्जन्स रूल जो था वो समझना पड़ेगा. लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कहते किसे हैं. सो कोऑर्डिनेशन इसका इंग्लिश में मीनिंग है to collaborate पूरा to collaborate or work together or work together which means कि जो आप मतलब किसी भी जॉब किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आप लोग को ये हमेशा आपके मैनेजर बोलेंगे वर्क टुगेदर वर्क एज अ टीम. तो उस चीज़ की जो बेस है वो हमारे केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ हर चीज़ में या हर दिन हर लाइफ के हर फेज में केमिस्ट्री है, तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल वेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द वर्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन इज टू कोलैबोरेट और टू वर्क टुगेदर. ओके, बैक टू केमिस्ट्री बच्चों. Complex compounds in which transition metal atoms are bound to a number of atoms or a neutral molecule that is called as coordination compound. So इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि एक सेंट्रल मेटल एटम which is सोडियम. अब आप लोग सोचोगे हर केस में सोडियम का एग्जांपल क्यों लेता हूँ, बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज पे 2 नंबर पे आता है. इट्स अ वेरी कॉमन एलिमेंट दैट इज फाउंड अराउंड. So sodium, complex compounds which transition metal atoms are bound to the atoms of a neutral molecule. सोडियम के सेंटर में मेरे पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रोफिल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो जो भी दूसरा मेटल हो या नॉन मेटल हो किसी भी ड्यूरेशन के लिए बॉन्डिंग होगी तो वो इसके एक न्यूट्रॉन से बॉन्डिंग होगी. सोडियम की वजह से neutron is being also called as neutrophile and the electrons are called as electrophile. मतलब थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके चीज आपको बताना चाहूँगा जो शायद क्वेश्चंस में भी आते हैं हमारे पास, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बीट इलेक्ट्रिसिटी इन फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन केमिस्ट्री, जो एक इलेक्ट्रिसिटी है वो जब स्टार्ट हुआ था, जब रिसर्चर स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम ये माना जाता था कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोफाइल्स. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल टू कोरिलेट दिस फैक्ट. हम लोग स्कूल में या घर पे जब बदमाशी करने के मोड में होते हैं तो जो हमारे प्लास्टिक का स्केल होता है या रूलर होता है उसको अगर हम अपने सिर पे घुमा के फिर एक पेपर पे के करीब लेके जाएंगे तो वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार जैसे बदमाशी और मिसचेफ, बट उसके पीछे फिजिक्स ये है कि आपके बालों में जो ऑयली बेस होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं और वो पेपर के प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, कमिंग बैक. सो आप लोग उम्मीद है कि अभी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच ट्रांजिशन मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एटम्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये समझ चुके होगी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये डेफिनेशन है. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना किस वजह से है, तो लिगेंड्स आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, which means ions or molecules bound to the central metal atom or ion in the coordination entity, which means here कि अगर मुझे CH4 बनाना है सो मेरे 4 H है एक सिंगल C है. अब ये जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स ऑलरेडी ब्रोकन, नॉर्मली आयंस पे ही हम इसको रेफरेंस में बोलते हैं. सो विच मींस कि हाइड्रोजन जो है इज अ लिगेंड इन दिस कंपाउंड फॉर्मेशन. इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी वर्ड हम क्यों यूज करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्बन जो C6 स्टेज पे है इसका जो आउटर शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
So going by this fact, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो मैंने भी ऑक्टेट रूल की बात आपको याद दिलाई, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन अगर कर लेता है या तो ये स्टेबल मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगेगा, या 4 और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस सिचुएशन में भी ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और ये स्टेबल होगा। बट कार्बन के जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है कि अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो ये भी ज़्यादा स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड, कार्बन क्या कर रहा है, अपना जो आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी दूसरे के साथ बांट लेता है। हाउएवर कार्बन में वो एनर्जी नहीं है जो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए चाहिए। अब आप अगर आप लोगों को याद होगा बच्चे कि हमने लास्ट क्लास में करा था, एनी minimum amount of energy needed to initiate the chemical reaction is termed as activation or threshold energy. Threshold energy वो है जिसमें कि हम लोगों को एक मिनिमम अमाउंट चाहिए एनर्जी का टू किक स्टार्ट रिएक्शन। बट जैसे कल हमने बात करी थी गाड़ी के बैटरी को लेके, तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिएक्शन मेरा स्टार्ट हो जाता है, फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए कभी कभी एक्टिवेशन माइनस थ्रेशोल्ड जो भी अमाउंट होगा वो एनर्जी उसको हमें देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरा कार्बन जो है ये 4 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है टू फॉर्म द ऑक्टेट स्ट्रक्चर और द स्टेबल स्ट्रक्चर, बट इसके न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है ये ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे साथ शेयर किया है क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी नहीं है ड्यू टू इट्स साइज कि वो इसको डोनेट कर पाता। क्योंकि जब बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं तो शेयरिंग के केस में हमारा बनता है पाई बॉन्ड, ट्रांसफर के केस में बनता है सिग्मा बॉन्ड। सो इस साइज में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाता है कि वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, तो मजबूरी में इसको पाई बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, which is sharing and not donating. ओके, सो अब वापस आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू द मेटल पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, व्हिच मींस कि अभी तक जो हम कार्बन के बारे में बोल रहे थे कि ये सेंटर पे है, तो क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी थोड़ी इसकी साइज छोटी होने की वजह से इसकी एनर्जी काफी कम है, तो ये जो कार्बन मेटल है मेरा ये लिगेंड्स को सपोर्ट नहीं करता या कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, इसलिए ये लिगेंड्स की बात वैलिड नहीं है। तो होता ये है कि कार्बन के केस में देखो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू द मेटल पॉलीहेड्रल, बट कार्बन जो है कार्बन गिव्स मी ऑक्टाहेड्रल सपोर्ट। तो कोई अगर मुझे पॉलीहेड्रल देगा ही नहीं तो मैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा कैसे? तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा पोटेशियम का। पोटेशियम विल गिव मी अ पॉलीहेड्रल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज 4 5 6, क्योंकि इसका जो आउटर ऑक्टेट स्ट्रक्चर के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे आउटर केस में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पोटेशियम का जो साइज है न्यूक्लियस का वो भी इतना अनमैनेजेबल नहीं है, तो दे कैन ईदर attract 2 electrons from other metal or non-metal or donate all 6. So this is what we are talking about the coordination number. Okay. अभी जस्ट हमने बॉन्डिंग के 2 टाइप्स मेजर टाइप्स पढ़ लिए, दैट वाज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कर लिया, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म करने से पहले हम लोग चलो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में विदाउट रिएक्शन या विदाउट शेयरिंग या विदाउट डोनेटिंग कोई काम होता नहीं है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था ये कि एनी मेटल और नॉन मेटल व्हिच अचीव्स एन ऑक्टेट स्ट्रक्चर एंड फॉलोज द फजान रूल, they are to be
they are to be following the valence bond theory. However, एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना कि वो पूरी की पूरी थ्योरी नहीं आती एग्जाम में, बट उसके लिमिटेशंस एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, because it is not necessary to always remember what is correct or what it is going to happen in the correct way, but we should always remember कि उसकी लिमिटेशंस या उसकी नेगेटिविटी क्या थी. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें ये कि बहुत ही पुरानी थ्योरी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं. एक assumption मैं ही बता देता हूँ. It is assumed that carbon would be in an inert gas structure अगर वो octet rule attain कर लेता है, but that was not a practical assumption again. और दूसरा, quantitative interpretation of magnetic data not given. इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटिक डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का सिंथेसिस होता है तो वहां पे हमारे को मैग्नेटिक फोर्स जरूर मिलता है. अब ये मैग्नेटिक फोर्स आप चाहो तो घर पे भी चेक कर सकते हो. हम सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जब कंपास ओपन करोगे तो वो आपको एक मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा विद द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड द मैग्नेटिक फोर्स. हाउएवर, अगर आपने पास में नमक पानी रखा मोबाइल के पास और फिर उस मोबाइल को उसी जगह से फिर से कंपास ओपन करोगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफरेंट दिखाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स जो आपके नमक पानी का जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और आप देखोगे कि आपका मोबाइल वहीं का वहीं है, बट जो डायरेक्शनल कॉम्पास है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स द ग्लास टिल्ट हो जाएगा. अब दूसरा उसमें स्टेप ये आ जाएगा बच्चों कि आप उस मोबाइल को उठा के टेबल पे से उठा के नीचे रखो, जमीन पे रखोगे तो देखोगे कि मैग्नेटिज्म और चेंज हो गया, तब आप देखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है मच मोर देन दैट जो कि टेबल पे इंक्रीज हुआ था. उसका रीजन ये है कि आप जमीन के जितने मतलब अर्थ के जितने करीब हो आपका मैग्नेटिक फोर्स उतना इंक्रीज होता है. ओके, सो नाउ इसका जो थर्ड लिमिटेशन है, एग्जीबिशन ऑफ कलर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड. बच्चों इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ना एक थ्योरी आई थी क्रिस्टल थ्योरी, वो भी इसी चीज के कारण फेल हो गई थी कि एग्जीबिशन ऑफ कलर बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज नॉट एक्सप्लेन्ड. अब इसमें मेजर बात क्या थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेरे ये थे K2SO4, पोटेशियम सल्फेट हुआ, मैंगनीज MnSO4 सल्फेट हुआ. ये पोटेशियम सल्फेट तो फिर भी पर्पल कलर का था, ये मैंगनीज सल्फेट ऑन बर्निंग इट वाज स्मोकी ब्लैक. And both my crystal theory and my valence theory were unable to explain the exhibition of color. Fourth limitation, thermodynamics or kinetic stability was not quantitatively analyzed, which means कि जो भी हमारी bonding है, जो भी हमारी energy synthesis है या release है, was not quantitatively analyzed. और जब हमारी chemistry एक rule मानने के लिए तैयार हो रहे थे तो उस समय ये अगर हर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें नेगेटिव आंसर आते तो विच मेंट कि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है. ओके, नाउ द लास्ट लिमिटेशन वाज वीक एंड स्ट्रांग लिगेंड्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. लिगेंड्स हमें पता था कि आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो अगर मेरे को रिएक्शन स्टडी करना है, कल जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन जब स्टडी करना होता है तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे आता है. अब अगर मैं स्लोएस्ट स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा इससे विद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन द थ्योरी इज ऑफ नो गुड टू मी. ओके, सो विद दिस वी आर डन टिल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नाउ comes our isomerism. Isomerism, which means same chemical formula but different chemical structures. सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड. मैंने ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का जब हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे तब भी मैंने एक बार एक वीडियोस पे डाला हुआ है. हाउएवर अभी
मैं आपको दोबारा एक बेसिक रिवाइज कर देता हूँ। आइसोमेरिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, और सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम होने का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से, बट ज्योमेट्रिकल का मतलब है जो मेरा शेप है वो दोनों कंपाउंड्स का शेप सेम रहेगा, बी इट ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का शेप मेरा सेम है और स्ट्रक्चरली फॉर्मूला सेम है, यानी दैट डिफरेंस कि हमने इसको जो आइसोमर्स इसके निकाले थे वो किस टेम्परेचर पे निकाले थे, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर राइज होता है वो टेम्परेचर राइज 273 केल्विन पे इनका जो बॉन्डिंग है वो मेल्ट होने लगता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग बनता है उसका लेंथ कम होता है। लेट मी रिपीट दिस अगेन फॉर यू। इफ the shape is same or not, that is determined due to geometrical isomerism. However, geometrical isomerism में shape देखने के लिए मेरे को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है राइट अप टू 273 डिग्री केल्विन, जो इनका बॉन्डिंग है बॉन्डिंग मेल्ट होने लगता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो हैं जो बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग, उन पाई बॉन्ड का लेंथ बहुत कम होता है। क्योंकि अगर पाई बॉन्ड में अगर मैंने लंदन डाइपोल फोर्स लगा दिया तो वो मेरा ये हो जाएगा, पाई बॉन्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, कॉमन सेंस है कि शेयरिंग करनी है दो चीज़ों के बीच तो दोनों को करीब में रखना होता है, अगर दूर कर दोगे तो शेयरिंग हो नहीं पाएगी एफिशिएंटली। ओके, सो नेक्स्ट इज माय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक टर्म है जिसका नाम है काइरल, CHIRAL। अब बच्चों काइरल का मतलब ये सिंपल से ये मतलब है कि काइरल आइसोमेरिज्म वो दो आइसोमर्स को हम बोलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मिरर की तरह सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, विच मीन्स कि काइरल आइसोमेरिज्म में अगर मेरा कंपाउंड, दिस इज माय कार्बन फ्लोराइड 2, दिस इज ऑल्सो कार्बन फ्लोराइड 2, बट ये दोनों आइसोमर्स इस तरीके की शेप के हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर हम डाल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो मिसमैच होगा, और इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम बोलेंगे काइरल आइसोमर्स, which cannot be superimposed on mirrors. Okay, structural isomerism, इस चीज को तो जिसका मेन सब पार्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इंग्लिश के हिसाब से क्या हो गया कि उसका शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम हो, उसमें ऊपर नीचे एज एन लेंथ से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो ही एग्जांपल्स हैं जो फ्रूटफुल है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, और लिंकेज की वजह से ये क्योंकि सिंगल लाइन लिंकेज है, ये डाइहाइड्रेट लिंकेज नहीं है। और ये जो टॉपिक वर्ड अभी आपने सुना वैसे डाइहाइड्रेट लिंकेज, इसको हम कवर करेंगे कल जब हम दूसरा एक नया टॉपिक ड्यू टू बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आज का क्लास खत्म होने से पहले ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है इसको हम एक बार बात कर लेते हैं। इस पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मींस ये आइसोमर्स के लिए दो कंपाउंड होना जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो दो कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो 100% मैच होती है। तो आपका सवाल होगा तो ये आइसोमर्स बनते ही क्यों हैं? ये आइसोमर्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये मेडिकल साइंस में काम आते हैं। अब मेडिकल साइंस में क्या काम आता है वो आपको भी बता देते हैं, 2 मिनट आपके टाइम से और लगेगा बस। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है आइसोमर्स मेडिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। हाउ, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है एक मेडिसिन का, पेंटाप्रेजोल। अब ये जो पेंटाप्रेजोल सॉल्ट है, ये सॉल्ट अगर आपने नहीं सुना होगा घर में पेरेंट्स से या डॉक्टर से तो पेंटा 40 जरूर सुना होगा। ओके,
तो ये जो पेंटाप्राजोल सॉल्ट है मेरा, ये सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोएंटाइटिस क्योर करता है, बट हर पेशेंट या हर टाइप ऑफ डिजीज के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पेंटाप्राजोल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर इसको मैं 108 डिग्री सेल्सियस तक लेके हीट करूं, फिर इसको मेल्ट करता हूं, तो इसमें इस हीटिंग की वजह से जब ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये मेरा एक बन जाता है पेंटॉप आईटी। पेंटॉप आईटी बन जाता है। पेंटॉप आईटी जो है ये गैस्ट्रोएंटाइटिस के लिए उनके लिए सही है जिनके इसमें मेडिकली हमारे ये नहीं अपेंडिक्स रिमूव होते हैं बॉडी से ड्यू टू बायोलॉजिकल इशू। ये आपको बायोलॉजी में ज्यादा डिटेल बताया जाएगा। हाउएवर जब हम ये देखेंगे 108 पे पेंटॉप आईटी बन रहा है, 116 डिग्री तक इसको लेके जाते हैं, पेंटॉप डीएसआर बनता है, विच मीन्स डिलेड सिस्टमैटिक रिलीज। तो जो ये जो डिलेड सिस्टमैटिक रिलीज है, डॉक्टर्स उनके लिए देते हैं जिनको गैस्ट्रोएंटाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और वो चाहते हैं कि दवाई जो है वो अभी अगर कोई इन्हें यूज़ करे, वो नेक्स्ट 15-20 मिनट के बाद उस पर एक्टिविटी स्टार्ट करे, इसलिए उसको कहते हैं पेंटॉप डीएसआर, और जिसका फुल फॉर्म है डिलेड सिस्टमैटिक रिलीज। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप लोग प्लीज इसको दोबारा पढ़ें एक बार, अगर कोई दिक्कत होगी तो नोट कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, टेक केयर।